आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र, सरकारी विज्ञापनों को हटाने का दिया निर्देश। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारियां। खूंटी में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा का आज खुलेगा कार्यालय, नेताओं से शुरू किया संपर्क अभियान। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा की पीटी परीक्षा जारी। 3.5 लाख परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और राज्य के कई हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में आए सर्कुलेशन का दिखने लगा असर। 21 मार्च तक राज्य में बारिश के आसार, तापमान में गिरावट की संभावना। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य सरकार की जो भी विभाग है वहां से पोस्टर्स ये हटाने की बात कही गई। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर को भी स्थापित किया जा रहा है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का भी प्रसारण होगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड में करीब 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 22 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। पारदर्शी चुनाव को लेकर झारखंड में 29,500 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए सभी शस्त्रों का सत्यापन लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए सभी शस्त्रों का सत्यापन और निरीक्षण किया जाना है। इस संबंध में बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव ने पत्र जारी कर 18 से 24 मार्च तक थानों में शस्त्रों का सत्यापन कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि दंडाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक शस्त्रों का सत्यापन करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिदिन प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को इसकी सूची भी उपलब्ध कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत देश की तमाम राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। पीएम ने लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा का स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश और प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का माध्यम है। मैं समग्र राष्ट्र की जनता से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को और मजबूती देने का आह्वान करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। देश के सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इधर झारखंड में भी लोकसभा चुनाव की घोषणा का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा केंद्र में कम बैक करेगी। तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 चरण में यह चुनाव संपन्न होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस करके तैयार है और इस बार एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। 370 भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेंगे। झारखंड में भी 14 की 14 सीटें हम लोग एनडीए गठबंधन जीतेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बार झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने को राहत की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के कारण मोरहाबादी में जारी पार्टी का उपवास कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और अब राज्य में न्याय यात्रा जारी रहेगी। हम लोग तो इसका इंतजार ही कर रहे थे और इस बार विशेष धन्यवाद कि कम से कम पिछले बार हम लोगों को 7 चरणों से गुजरना पड़ा था, तो इस बार 4 चरण है हमारे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। तरह से तैयार हैं, झारखंड तैयार है और जिस तरह से घोषणा के साथ साथ बहुत सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर की है। उनके वेबसाइट पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है, सब साथ साथ चल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता को तय करने में ये सुविधा होगी कि कौन और किसने कैसे जनता के साथ काम किया और किस तरह से जनता को धोखा देने का काम किया। हम समझते हैं कि मुद्दा पहले आया है और चुनाव की तारीख बाद में आई है। हम स्वागत करते हैं और हम समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत जल्द चुनाव में भाग लेने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ उन्हें अपने देश के बारे में निर्णय लेने का भी मौका मिल रहा है। हम समझते हैं बहुत सोच समझ के इस बार भारत की जनता हुक्मरान तय करेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के खूंटी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कल भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा से मिलकर आशीर्वाद लिया। आज वे अपने लोकसभा क्षेत्र खूंटी में अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बाद में वे खूंटी में स्वागत समारोह में शामिल होने के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पर महागठबंधन में अब भी सीट शेयरिंग मामला उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चतरा, गिरिडीह और धनबाद को छोड़कर बाकी सभी 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे को लेकर राय नहीं बन सकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने चतरा और पलामू पर अपना दावा किया है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हजारीबाग सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में भी कई सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो, लेकिन भारत तेज गति से विकास करना जारी रखेगा। कल दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि पूरा देश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहता है। अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है। एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। ये सही है कि 10 साल पहले तक बहुत इने गिने स्टार्टअप थे, मुश्किल से 100 के आसपास होते थे। आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। लेकिन भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ नंबर वाली नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की असली पहचान ये है कि ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की नागपुर में चल रही 3 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक में सामाजिक समरसता, एकजुटता, जातिगत भेदभाव से लड़ना और भारतीय परिवार प्रणाली को मजबूत करने समेत कई विषयों पर चर्चा हो रही है। 45 प्रांतों के 1,500 से ज्यादा स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। खूंटी में श्री श्याम मंडल की ओर से श्री श्याम निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पिपरा टोली स्थित श्री राम मंदिर से निकाली गई निशान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु निशान के साथ शामिल हुए। यह शोभा यात्रा शहर के मेन रोड से होते हुए नेताजी चौक, भगत सिंह चौक का परिभ्रमण करते हुए कर्रा रोड से महादेव मंडा मैदान में पहुंचकर संपन्न हो गई। शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए और श्याम प्रभु का आशीर्वाद लिया। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आज 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा की पीटी परीक्षा ली जा रही है। इसके लिए विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बोकारो जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उधर साहिबगंज में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। साहिबगंज जिले में ऐसे युवक युवतियां जो पूर्व में कौशल विकास के तहत शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन आगामी 3 अप्रैल को किया जाएगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित बैंक के प्रतिनिधियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के सभी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराएं। कोडरमा थाना क्षेत्र के दूधीमाटी निवासी राजकुमार यादव ने दूधीमाटी के ही संजीव कुमार पर फर्जी तरीके से बैंक खाते से 81 लाख रुपए निकाल लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में कोडरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया है, जिसमें संजीव कुमार के साथ ही बैंक के मुख्य प्रबंधक और अन्य बैंक कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को लेकर फरार होने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान भुइयां टोली निवासी प्रवीण कुमार पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया था। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बिस्फूटा के पास रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में मिले महिला के शव की पहचान कर ली गई है। MRMCH में पोस्टमार्टम करने के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। रांची सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें उपाध्यक्ष उमाशंकर सिंह और सचिव सुशील क्रांतिकारी ने फोरम के कार्यों से सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया। हजारीबाग के चरहे स्थित CCL क्लब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर चरही के GM KK सिन्हा ने कहा कि सामाजिक और रूढ़िवादी बेड़ियों के कारण महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर विकास का खाका तैयार कर रही हैं। रिम्स परिसर में अग्निशमन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने अग्निशमन यंत्रों, आग के प्रकार और अग्निरोधक यंत्रों के प्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के दक्षिणी पंचायत के रोशनबागी स्थित कोडरमा कुआड़ मुख्य मार्ग में विशाल बरगद का पेड़ गिरने से झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 पदाधिकारी बाल बाल बच गए। इस दौरान 2 अन्य सरकारी कर्मी और वाहन चालक भी बच गए। रांची के JSCA स्टेडियम में खेले गए HP बोधनवाला ट्रॉफी सीनियर डिस्ट्रिक्ट एलिट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में रांची ने बोकारो को 49 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रांची ने 49 ओवर में सभी विकेट खोकर 218 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बोकारो की टीम वर्षा से बाधित मैच में 219 रन ही बना सकी। हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष सह हॉकी तमिलनाडु के अध्यक्ष शेखर जे मनोहरन के रांची पहुंचने पर हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह एवं हॉकी झारखंड की कोषाध्यक्ष अर्शिता लकड़ा ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड स्थित एक गहने की दुकान से 3 अपराधियों ने आभूषण लूट लिए। दुकान में मौजूद दुकानदार और कर्मियों को डराने के लिए अपराधियों ने गोलीबारी भी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दुकान बंद करने से ठीक पहले 3 हथियार से लैस होकर अपराधी घटना को अंजाम दिया और भाग निकले। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह और वरीय पुलिस अधिकारी घटना की जांच पड़ताल में जुटे हैं। अरे अभी 9:10 के करीब में ये अपनी दुकान बंद कर रहे थे। इसी समय 3 बाइक से 3 अपराधी आए और लूटने का प्रयास किया। उसी देर मैंने एक गोली फायर की। कितना की लूट हुई है सर, क्या मालूम चल पाया? नहीं, लूट तो ऐसा अभी तक इन्होंने जो बताया उसके अनुसार तो लूट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आर्टिफिशियल कुछ सामान था वो लेके। क्या सीसीटीवी में कुछ कैमरा में कुछ कैद हुई है कुछ? हाँ, उसको हम लोग। राज्य के कई हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में आए सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।
आज हम आपका परिचय कला के उस जादूगर से करा रहे हैं जो मिट्टी में जान फूंकने का हुनर रखते हैं। मिलिए मूर्ति कला के माहिर अमिताभ मुखर्जी से। किसी भी समाज का इतिहास शब्दों का वह समूह है जो हमारी विरासत से रूबरू कराता है, लेकिन जब एक कलाकार उसी विरासत में रंग भरता है तो मानस पटल पर उसकी छवि बन जाती है। इससे 2 कदम आगे एक मूर्तिकार जब विरासत के पात्रों को आकार देता है तो वह सजीव ही नहीं हो जाता बल्कि हमारे विचारों को प्रभावित भी करने लगता है। ऐसे ही एक मूर्तिकार है रांची के अमिताभ मुखर्जी। अमिताभ पिछले 35 वर्षों से भारत विशेषकर झारखंड के गौरवशाली अतीत को जीवंत करने में जुटे हैं। 250 से अधिक मूर्तियां बना चुके अमिताभ इन दिनों झारखंड राजभवन के आकर्षण में इजाफा करने की जुगत में हैं। अभी राजभवन में ये लग रहा है, मतलब हमारे झारखंड के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लोग बहुत लोगों को लोग नहीं जानते हैं, वैसे भी लोगों की मूर्तियां जो है वहाँ लग रही है। ये दर्शनीय चीज होगा। ये सारा मेटल में बन रहा है, मतलब कांसे का बन रहा है और 6 फीट हाइट है सारी की। और वो अच्छा सपूत वही होता है जो विरासत में मिली निधि में और इजाफा करे। अमिताभ को हाथ पकड़कर इस कला का अल्फाबेट सिखाने वाले उनके पिता भी उम्दा मूर्तिकार रहे हैं, लेकिन अमिताभ ने इस विषय की पढ़ाई के जरिए कला को नया कलेवर दिया। हमारे घर में असल में कला का ही माहौल शुरू से रहा। मेरे पिताजी भी कलाकार थे और फिर हमारी भी रुचि इसमें रही। तो फिर बाद में हम चले गए कलकत्ता के आर्ट कॉलेज में। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। तो वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र, सरकारी विज्ञापनों को हटाने का दिया निर्देश। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारियां। खूंटी में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा का आज खुलेगा कार्यालय। नेताओं से शुरू किया संपर्क अभियान। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा की पीटी परीक्षा जारी। 3.5 लाख परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और राज्य के कई हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में आए सर्कुलेशन का दिखने लगा असर। 21 मार्च तक राज्य में बारिश के आसार। तापमान में गिरावट की संभावना। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।